पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम सवाल करेंगे जो लाजमी है। अगर कुछ ही महीनों पहले की बात है जब पहला इलेक्शन हुआ था तो फासिज्म न्यू फासिज्म दो नई डिबेट्स शुरू हुई थी, लेकिन अब आपकी सहमति बन गई है, अब आप उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सवाल करना ही आजकल गुनाह है, तो फिर अगर उस डेफिनेशन से जाएं कि सवाल करने से अगर आप गद्दार होते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन तो जो राजनीति आप करते हैं सामंतवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि आप ही के नाम के सामने जब आगे जो नाम लगता है। हम क्योंकि कॉरपोरेट से फ़ंड नहीं लेते हैं, हमारा प्रोपेगेंडा बड़ी मीडिया नहीं चलाती है, तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा, हमारी पॉलिटिक्स थोड़ी मुश्किल है, नो डाउट। और क्योंकि हमें किसी को डिफेम करके या फिर हम ये नहीं कर सकते कि किसी का कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने जाए तो उसको तुरंत जेल में डाल दो। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान अब की बार जेएनयू छात्र संघ चुनावों को कवर करने के लिए आया और ये जानने की कोशिश की कि संभवतः पूरे देश में जहां विचारों पर चुनाव लड़े जाते हैं, छात्रों के मुद्दों पर बात होती है, देश के मुद्दों पर बात होती है, वो विश्वविद्यालय, उसमें छात्र संघ चुनाव कैसे होते हैं, किस तरीके से छात्र भाग लेते हैं, छात्र नेता किन मुद्दों की बात करते हैं, यही जानने की कोशिश हम छात्र प्रतिनिधियों से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके हिस्से के सवाल, आपके बुनियादी मुद्दे वो जानने की कि उन पर स्टैंड क्या है। अदिति हमारे साथ हैं, आयशा से अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। कल एक डिबेट हुई थी, जिस डिबेट में सारे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, क्वेश्चन आंसर हुए, वो डिबेट देखी, शानदार डिबेट थी। बड़ी बहादुरी से आपने डिफेंड किया, बड़ी बहादुरी से अपने मुद्दे रखे, चर्चाओं का विषय रहे। कैसा देख रहे हैं? पहले तो ये बताएं कि इतने दिन जो चला कैंपेनिंग, कैसा कैंपेनिंग रहा? चाय पी सकते हैं साथ में। कैंपेनिंग बढ़िया थी, बहुत इन्जॉय भी किए, काफ़ी लोगों से मिले। और हाँ, इलेक्शन अभी पिछला इलेक्शन भी हुआ था अप्रैल के महीने में, बहुत कम ही दिन था फिर ये इलेक्शन हो रहा है। तो हाँ, वो प्रक्रिया अपने आप में बेहद खूबसूरत होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप तमाम लोगों से मिलते हैं, उनके तमाम लोगों के कमरों में जाते हैं, लोग इनवाइट करते हैं, उनसे बातें करते हैं डिफरेंट मुद्दों पर। कई चीज़ें जो कंसर्न्स आप शायद नज़रअंदाज कर रहे होते हैं वो पता चलती हैं आपको, और बहुत चीज़ें कॉन्टेक्चुअलाइज हो पाती हैं कैंपस के बारे में। बहुत ही एक होलिस्टिक व्यू भी मिलता है उस दौरान। तो इस कैंपस के बारे में जो सबसे बड़ी चर्चाएं हैं देश में और देहात के लोगों में कि ये एंटी नेशनल कैंपस है, वामपंथ का गढ़ है, यहाँ देश के एकता की बात नहीं होती, अखंडता की बात नहीं होती, क्या है वाकई में इस कैंपस में ऐसा होता है? अगर कल आप आए होंगे डिबेट्स में तो आप शायद खुद ऑब्ज़र्व किए होंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक क्योंकि जेएनयू जो है सबसे सस्ती शिक्षा का एक मॉडल है, जो सस्टेनेबल मॉडल है। यहाँ पे एमसीएम मिलता है, स्टूडेंट्स जो है कम से कम फ़ीस में बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस वजह से इस यूनिवर्सिटी को जो प्राइवेटाइजेशन के ऑपोजिशन में एक अच्छा मॉडल बन के खड़ा है, उसको ख़त्म करने की एक साजिश है जो पिछले एक दशक से चल रही है, जिसमें एबीवीपी के जब पहले जॉइंट सेक्रेटरी चुनकर आते हैं तो वो शट डाउन जेएनयू का कॉल देते हैं। उसके बाद फिर ये 10 साल बाद जो पिछले इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी चुनकर आते हैं, वो भी यहाँ पर कॉरपोरेट मॉडल लेकर आते हैं, रैपिडो पे डिस्काउंट लेकर आते हैं। तो वो हाँ, ये हम कहेंगे कि हम जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं तमाम संघर्ष कर रहे लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, और हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकली देखना सीखते हैं। हम किसी भी चीज़ को बस मान नहीं लेते हैं। हमें सवाल पूछना अपने क्लासरूम्स में सिखाया जाता है, तो वो बाहर जब निकलते हैं तो हम तमाम मुद्दों पर भी बस क्योंकि हमें बता दिया गया है तो हम वो मान ले, ऐसा नहीं हो सकता है। हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम सवाल करेंगे जो लाजमी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सवाल करना ही आजकल गुनाह है, तो फिर अगर उस डेफिनेशन से जाएं कि सवाल करने से अगर आप गद्दार होते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस टैग को बदलने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए, छात्रों को समझाने के लिए? क्योंकि जेएनयू कैंपस में और कैंपस के बाहर दो अलग अलग विचार चलते हैं कैंपस को लेकर।
मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसा कुछ एक मुहिम अलग से चलाएं कि बाहर की, देखिए हम जो हैं स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तमाम वर्ग से स्टूडेंट्स आते हैं, तमाम रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। और जब आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से बात करेंगे, जब ये बीए वगैरह में आते हैं, आपको पता चलेगा कि वो बाहर से जो सुनकर आते हैं, जब वो जेएनयू आते हैं, उनको पता है कि ये क्या है जेएनयू, यहाँ पे किन मुद्दों के बारे में बात होती है। बहुत इंटरेस्ट, कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लें वो, स्टूडेंट्स को जेएनयू आना है, क्योंकि और जेएनयू आना है क्योंकि जेएनयू के बारे में जो उन्होंने सुना है, जेएनयू की शिक्षा के बारे में, जेएनयू के कल्चर के बारे में, उनको वो चाहिए। और लेकिन हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉलिटिक्स करते हैं, बाहर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो एक कॉरपोरेट फंडेड पॉलिटिक्स है, जहाँ पे जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जैसी मूवी या कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ बन रही हैं, हम उसके ख़िलाफ़ एक तो हम किस तरीके से लड़ सकते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि अगर जिन लोगों को उस पर भरोसा करना है वो पहले से सोच के चल रहे हैं। लेकिन जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जेएनयू के बारे में पता है। और हालात हमेशा ऐसे ही नहीं रहते हैं, बदलेंगे। जेएनयू को ये लोग कितना भी बंद करने की कोशिश करें, जेएनयू हमेशा से ही ऐसा रहेगा, उसमें बात होंगी मुद्दों पर। इस कदर का यहाँ का पॉलिटिक्स है कि बाहर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, एबीवीपी जैसे संगठन यहाँ आते हैं, तो उनको उन मुद्दों पे पॉलिटिक्स करनी पड़ती है जो लेफ़्ट ने सालों साल यहाँ पे सेट करके रखा है। सस्ती शिक्षा, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये यहाँ का जो बन के रखा है, यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मॉडल। बाहर आप नहीं देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सब बात होती है, लेकिन वही संगठन जो वहाँ पे बिना ये सब बात किए जीत कर आते हैं, जब वो जेएनयू आते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि वो इन मुद्दों पे बात करें, वो जेंडर के बारे में बात करें, वो एमसीएम्स के बारे में बात करें, डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो जेएनयू, हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, जो कुछ एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं, हाँ ये है कि अब सबके घरों में कहा जाता है कि जाके वहाँ पॉलिटिक्स मत करने लगना, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, उनको खुद इंटरेस्ट होता है, वो खुद देख रहे होते हैं चीज़ें, और वो बाहर अपनी बात लेकर खुद, जेएनयू के स्टूडेंट्स खुद जाके, जेएनयू के एम्बेसडर हैं, वो अपनी बात रखते हैं। अभी जो आपके साथ संगठन हैं, सहयोगी के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब पहला इलेक्शन हुआ था तो फासिज्म, न्यू फासिज्म, दो नई डिबेट्स शुरू हुई थी, लेकिन अब आपकी सहमति बन गई है, अब आप उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या है, किस तरीके से स्टैंड देखते हैं? हमारा स्टैंड क्लियर है। अभी जो अलायंस है आइसा एसएफआई डीएसएफ का, पिछले बार आइसा डीएसएफ का अलायंस था, और तब भी आइसा का स्टैंड यही था कि हमें लार्जेस्ट अलायंस चाहिए। बाकी जो मतभेद की वजह से अगर हमारे साथ कुछ संगठन नहीं जुड़ पाए, वो बहुत दुख की बात है कि एक सीट जॉइंट सेक्रेटरी का एबीवीपी लेके जाता है। तो उस समय भी हम वही स्टैंड पे खड़े थे कि हमें लार्जेस्ट पॉसिबल अलायंस चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल अलायंस चाहिए। इस बार भी हम उसी स्टैंड में हैं कि फासीवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल अलायंस जो बनाना पड़ेगा, जो बल पड़ेगा, हम करेंगे। क्योंकि जो नीतियाँ, जो कॉरपोरेट राज की नीतियाँ, जो बाज़ारीकरण की नीतियाँ लेकर एबीवीपी चलता है, जो उनके आरएसएस बीजेपी के तरफ से आते हैं, जहाँ पे वो स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं धड़ल्ले से, यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमी के नाम पर हिफा लोन के तहत बेचे जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन कमेटियाँ बन रही हैं कि किस तरीके से जो है फंडिंग्स ख़त्म की जाए। तो इन सब के ख़िलाफ़ एक रेजिस्ट करने वाला यूनियन चाहिए, और उसके लिए हम जो बल पड़ेगा हम अलायंस करेंगे। और हमें पता है हमारा प्राइमरी एनिमी इस समय फाशिज़म है, हम वो सोच के चलते हैं, हम क्लियर हैं, हमारी क्लैरिटी है उस बारे में। अभी आप इतने लंबे समय से जेएनयू कैंपस में हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पे बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं छात्रों से बात कर रहा था तो वो बार बार कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग के वही मुद्दे जो सालों से बने हुए हैं, वही मैनिफेस्टो, वही भाषण का तरीका, वही संवाद का तरीका, वो सेम का सेम है, बदला नहीं है। तो ओके, देखिए
मुद्दे जब ऊपर से उस तरीके का एक तरीके का ऑपरेशन आ रहा है तो हम नीचे से वैसा ही रेजिस्टेंस करते जाएंगे ना। तो मुद्दे यूँ नहीं हैं कि बदले ही नहीं हैं। चाहे जैसे अभी बहुत बड़ा डिबेट है कैंपस में कि जीएस कैश रद्द हुआ था जब 2017 में, तो आईसीसी इलेक्शन होना शुरू हुआ था तो तब बॉयकॉट किया गया था। 2024 में फिर ये डिसीजन लिया कुछ संगठनों ने, यही 3 संगठन आईएसएफ डीएसएफ की, हम अंदर जाएंगे क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दे बढ़ रहे हैं और हम एक दौरान एक समय हमने एक डिसीजन लिया, उस समय की पॉलिटिक्स, उस समय की सिचुएशन को भांपते हुए वो डिसीजन लिया गया था। आज हम किस तरीके की मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स करेंगे अगर हम उस समय का डिसीजन लिया हुआ आज बदल नहीं सकते आज के हालात देखकर। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने डिसीजंस नहीं बदलते, हम अपनी पॉलिटिक्स को वक्त के हिसाब से नहीं बदलते, लेकिन लोगों को जब हम बात करते हैं, हाँ आपने पूछा सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। मुद्दे ये हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में रातों रात छत गिर जाती है किसी के सर पे ही। इससे लोहित डॉम में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, 15-15 दिन हुए होते हैं, एक पंखा गिर जाता है बिस्तर पे। हमारी किस्मत, एडमिनिस्ट्रेशन की किस्मत और उस स्टूडेंट की किस्मत अच्छी होती है कि वो वहाँ पर नहीं उस समय रहते हैं। तो जर्नल्स नहीं हैं, AIRF साइंस के स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इक्विपमेंट्स वगैरह की, जो उनको वहाँ से वो उनको पे करना पड़ता है। और मतलब हर चीज़ हर तरफ से इस पढ़ाई को अनअफोर्डेबल करने की, इनएक्सेसिबल करने की पूरी कोशिश जारी है। तो लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो फ़ंड कट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं कि टैक्टाइल पाथ, जो कि उसमें बहुत कुछ नहीं लगेगा मरम्मत करने में, बस एक इंटेंशन चाहिए कि हमें ये एक्सेसिबिलिटी बनानी है अपने कैंपस की। तो टैक्टाइल पाथ्स आप बना सकते हो। आपको कितना उसमें फ़ंड लग जाएगा, एक और मुद्दे, जेंडर वाले मुद्दे तो है ही, वो तो हमेशा रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कि हम किस दौर में इस कैंपस में रह रहे हैं और क्या वो किस हुकूमत में रह रहे हैं जो कि वो फ़ंड कट ज़बरदस्ती कर रही है कि JNU जो है ईंट दर ईंट JNU की वो लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। खैर NAP और FYUP के तहत तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया था कि ड्रॉप आउट रेट्स एकदम स्टीपली डिक्लाइन मतलब बढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ना वो अपने लिए एक ऐसा कोर्स लग रहा है कि जो उन्हें पढ़ के कुछ ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, और ना ही वो इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक वो क्लासरूम्स में बेमतलब का कोर्स उनको करना पड़ रहा है, और ताकि वो बाहर जो कैंपस की JNU में कहा जाता है कि क्लासरूम के बाहर भी क्लासरूम्स चलती हैं, वहाँ इन्वॉल्व ना हो पाए, वहाँ सवाल ना पूछ पाएँ। और CPO मैनुअल का एक मुद्दा है कि अगर आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं इनकी, क्योंकि ये इट इज़ अ चेन कि इट इज़ कनेक्टेड कि आप पे पहले ये ऐसे पॉलिसीज़ लाएंगे जो आपके फेवर में नहीं है, और उसके बाद आपके यूनियन के राइट्स छीनेंगे, आपको प्रोटेस्ट करने से रोकेंगे। जैसे अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि एफिडेविट साइन करवा रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि ये जेन्युइन मुद्दा है कि नहीं प्रोटेस्ट का। नॉइज़ पोल्यूशन नहीं फैलाना है प्रोटेस्ट के दौरान। तो आप ये दोनों लिंक्ड हैं ये चीज़ें कि आप ऐसे ऊपर से आपको पता है ये पॉलिसी स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, स्टूडेंट्स इसको रेजिस्ट करेंगे, इसीलिए साइमल्टेनियसली जब आप ये पॉलिसीज़ ला रहे हैं आप यूनियन के राइट्स को कम कर रहे हैं, CPO मैनुअल जैसी नीतियाँ ला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ना कर पाएँ। तो ये मुद्दे बहुत सारे हैं
हम जब देश दुनिया की बात करते हैं तो हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं कि ये मुद्दे इमर्ज कहाँ से हो रहे हैं, और वो इमर्ज हो रहे हैं इसी फासीवादी सरकार जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अभी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में देखिए, जब स्टूडेंट्स लैंड डेवलपमेंट पे सेमिनार कराना चाहते हैं तो उसको रद्द कराकर काउ वेलफेयर पे सेमिनार करने की डिक्लेरेशन होती है। हर जगह नोटिफिकेशन आता है कि आपको इस पे वर्कशॉप या सेमिनार्स कराने हैं, प्रोग्राम्स कराने हैं। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग दे वांट पीपल टू हैव, देन पीपल वुड आस्क क्वेश्चंस, देन दे विल हैव टू गिव जॉब। अब जब ये बात कर रहे हैं एनईपी में कि 4 साल का कोर्स होगा, उसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा से मिलेगा, हम पूछना चाहते हैं कि हालत ये है कि एक ग्रेजुएट, एक पीएचडी को जॉब नहीं मिलती है, आप ये सर्टिफिकेट कोर्स देकर क्या करना चाहते हो, किसको नौकरी मिलेगी? और आप ड्रॉप आउट रेट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हो कि कल को आप ये हिसाब नहीं दोगे कि कितने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई जो है इनएक्सेसिबल, अनअफोर्डेबल हो गई है कि वो ड्रॉप आउट करके जा रहे हैं। तब आपका ये हो जाएगा कि ड्रॉप आउट नहीं है, ये सर्टिफिकेट इनको मिल गया है, इनको डिप्लोमा मिल गया है। तो ये जो पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है, इट इज़ क्वाइट क्लियर। आपने एक जिक्र किया प्रोटेस्ट का कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहाँ किन मुद्दों पे हो रहे हैं, लेकिन जेएनयू तो जाना ही इन्हीं बातों के लिए जाता है कि वो अपने हक के लिए सड़कों पे रहता है, कैंपस के सामने हो, कैंपस के बाहर हो, वो प्रोटेस्ट करता है। लेकिन लंबे समय बाद तक हम देखें अगर अंतराल, तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो यहाँ भी नहीं हो पाया। आपका तो ये गढ़ माना जाता है, इस गढ़ में भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए कि देश में उसकी इतनी बड़ी विस्तार से चर्चाएं हों। पिछले बार से ही जैसे कॉमरेड धनंजय का यूनियन था, तब एक भूख हड़ताल हुआ था जिसमें एमसीएम, देखिए जैसे उस समय एमसीएम की बात करते हैं हम, तो एमसीएम जो है उस समय हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया ये मानने में कि आप जो है, आप मानिए कि एमसीएम आप खैरात नहीं देते हैं। एमसीएम एक राइट टू एजुकेशन के लिए एक नेसेसरी फैक्टर है। पिछली बार भी और एक मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट स्पोरेडिक और स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, लेकिन मूवमेंट जो है, अभी कुछ महीने पहले ही लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बदहाल है। तो वहाँ पे उन पैसों का इस्तेमाल करके जर्नल्स का एक्सेस लेने के बजाय, सीटिंग कैपेसिटीज़ बढ़ाने के बजाय वहाँ पे सर्विलांस सिस्टम लगवाया जाता है। जब यूनियन जाती है, यूनियन कहते हैं कि आप ये मत करिए, हमें यूजीबीएम कराने दीजिए, हम स्टूडेंट से मैंडेट लेकर आएंगे, आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि हमें क्या चाहिए। लाइब्रेरी अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की है, तो पुलिस के दम पे लगवाने की कोशिश की जाती है। तब हमारे ऑफिस बियरर्स से लेके कॉमरेड मणिकांत, कॉमरेड नीतीश, उनको अपने अपने शरीर को ज़ख्मी करके उन्होंने वो इंस्टॉलेशन रुकवाया और वो रुका उस समय। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का कमेटी का गठन हो जाता है, तो यूनियन के पावर्स जो हैं इलेक्शन कमेटी को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तब उस दौरान जब यूनियन ट्रांजिशन के मोड में है, जब यूनियन के पास पावर नहीं है, तब जाके रातों रात ये पीठ पीछे इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से आप देखिए, जहाँ हम एमसीएम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पिछले धनंजय के यूनियन में हमने ये मनवाया कि आप लिख के दीजिए, वो लिख के दिए कि हाँ बढ़ना चाहिए, एमसीएम बढ़ना चाहिए। अभी बिना बताए पीठ पीछे ये करते हैं कि रैशनलाइजेशन कमेटी बनाते हैं कि जिसमें मान लीजिए एक कैप लग जाएगा, बहुत जो स्टूडेंट्स जिनको एमसीएम मिलता है उनको नहीं मिलेगा, और हमें नहीं बताया, स्टूडेंट्स को नहीं बताया कि इस कमेटी का गठन हुआ है। तब भूख हड़ताल पे बैठकर यूनियन ने पहले मनवाया वीसी को कि आपने ये काम किया है हमारे पीठ पीछे, मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली मानी और उस कमेटी को रद्द भी कराया। उसी तरह पीएचडी के स्टूडेंट्स जो 4th ईयर के होते हैं, तो 4th ईयर के बाद आपको 6 महीने का आरएसी द्वारा एक्सटेंशन मिलता है। तब इन्होंने रातों रात ये बोले कि 4th ईयर के बाद आपका कितना भी एक्सटेंशन हो, आप हॉस्टल छोड़ के जाओ। तब यूनियन
बैठा और यूनियन ने बोला कि ये नहीं चलेगा। 4th ईयर क्रूशियल टाइम होता है, स्टूडेंट्स जो डेटा कलेक्ट करके लाते हैं उसको वो लिख रहे होते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली आई विल टेल यू कि देयर आर स्टूडेंट्स जो यूनियन पे विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें लगा कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं रह पाएंगे, वो अपना बाहर जाके उन्होंने कमरे ढूंढे और वहाँ पे वो उन्होंने हॉस्टल खाली किए। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स आखिरी मोमेंट तक बैठे रहे कि यूनियन कुछ करेगा, और यूनियन ने किया, मनवाया ये बात कि नो एविक्शन टिल सबमिशन। और उस रात आप वो मंज़र देखते कि वो तमाम स्टूडेंट्स आए वहाँ पे यूनियन की सॉलिडारिटी में कि हाँ हमें विश्वास है कि ये हमारे लिए काम करते हैं, और किया उन्होंने। अदिति, आपने अभी हम बात कर रहे थे 2-3 बार कॉमरेड धनंजय का जिक्र किया। धनंजय अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बिहार से। पहली बात तो कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से राजनीति करके मुख्य धारा की राजनीति में आपके लोग जा रहे हैं। वहीं विपक्ष आप पे आरोप ये लगा रहा है कि ये तो आपने एक लॉन्चिंग पैड बना दिया है जेएनयू को, कि यहाँ से तैयार करेंगे और फिर आपको सक्रिय राजनीति में जाना है। 2 चीज़ कहना चाहूँगी। क्यों नहीं एक ऐसे इंसान जो पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जो मुद्दों पे बात कर सकते हैं, जो लोगों को, कॉमरेड धनंजय जब बात करते हैं तो लोग सुनते हैं उनकी बात, इतनी खूबसूरती से वो अपनी बात रखते हैं। तो क्यों नहीं जेएनयू के स्टूडेंट्स को लोगों के बीच में जाना चाहिए। उससे पहले कॉमरेड चंदू भी यहाँ पे जो 2 बार प्रेसिडेंट, 1 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो उनका मानना था कि हम जो सीखे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत लोगों के संघर्षों से ये कैंपसेस बने हैं। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े तबकों से आए हुए लोगों के लिए ये कैंपसेस एक्सेसिबल बने हैं बहुत लोगों की मेहनत से। तो अगर यहाँ से कोई जाता है वापस बिहार के उन गाँव में अपनी पॉलिटिक्स लेकर, मुझे नहीं लगता कि किसी को उसमें आपत्ति होनी चाहिए। और बहुत खुशी है हमें कि कॉमरेड धनंजय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से हम देख रहे हैं वहाँ का चुनाव, और कॉमरेड धनंजय जीतेंगे। और दूसरी बात, लॉन्चिंग पैड वाली बात, कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स, जो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स हमेशा से रही है, आप देखिए कितने, आपको मैं नाम गिनवाती हूँ। कॉमरेड सुचिता प्रेसिडेंट रही हैं आइसा से। ट्रेड यूनियन में वो ट्रेड यूनियन यहाँ का एक्ट 2 का वो उसको लीड करती हैं, वो कहीं नहीं गई किसी विधानसभा या कहीं भी। कॉमरेड बाला वो भी प्रेसिडेंट रहे। कॉमरेड सिमोन, कॉमरेड गीता, कॉमरेड चिंटू, कॉमरेड आशुतोष, लंबी फहरिस्त है। उनका नाम नहीं गिनेंगे वो लोग, क्योंकि उनको सेलेक्टिवली नाम गिनना है। तो उसके लिए अब वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो जाने। वो लोग ये बात कहते हैं जो कैंडिडेचर एक दिन देने से पहले कहते हैं कि तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में नौकरी लगा देंगे, हमारी ये सरकार है, हमारी वो सरकार है, तुम्हें ये करवा देंगे। यहाँ पे हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो वही कर सकते हैं, वो कुछ और नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे कॉमरेड्स यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स किया कई जगह। यहाँ की पॉलिटिक्स अब वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ कॉमरेड धनंजय एंड अदर पीपल हु चोज टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। इट्स नॉट ईजी, नहीं आसान है। नहीं, बिल्कुल। मैं भी अगर अदिति व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं, इस माइक से हटकर मैं बात करूं, तो मैं भी चाहता हूं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग मुख्य धारा की राजनीति में जाएं, क्योंकि वो यहाँ से वो बुनियादी ज़रूरतें, वो मुद्दे, वो ग्राउंड की रियलिटी वो समझते हैं, छात्रों की बातें वो समझते हैं। और जब वो मुख्य धारा में जाएंगे तो गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, उनकी बातें भी समझेंगे। और ना केवल लेफ्टिस्ट, यहाँ से तो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर हैं, वो हैं, सीतारमण वो हैं, कई लीडर्स और भी निकले हैं, अलग अलग पार्टियों से निकले हैं, और निकलने चाहिए। अलग अलग विचारधाराओं के लोग मुख्य धारा की राजनीति में जाएंगे, तो व्यक्तिगत रूप से मैं इसका समर्थन मैं करता हूं कि यहाँ से जाने चाहिए, ये आरोप लगता है। लेकिन जो राजनीति आप करते हैं सामंतवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि आप ही के नाम के सामने जब आगे जो नाम लगता है। मैं खुद तो
कल भी बहुत सवाल आए थे डिबेट में, और मैं यही कहना चाहूँगी अदिति के सामने जब मिश्रा लगता है तो ऐसे होता है कि यार काश मिश्रा नहीं होता तो मुझे और अच्छा इस संगठन में वो तवज्जो मिलती। मुझे लगता है कि मेरे संगठन में जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए उतनी मिलती है, और मुझे लगता है कि मैं अकेले से मेरा कुछ नहीं है। मेरे कॉमरेड्स जो मुझे कंधों पे उठाते हैं, जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उनके बल पे जो हूँ मैं सो हूँ। तो हम जो पॉलिटिक्स करते हैं, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप अपना जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते, मैं अपना जेंडर नहीं डिसाइड कर सकती हूँ, उस तरीके से मैं किस फैमिली में पैदा होती हूँ मैं वो नहीं डिसाइड कर सकती हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जब कह के गए हैं कि वो जिस रिलीजन में, जो कास्टिस्ट और ऑप्रेसिव रिलीजन में जिसमें वो पैदा हुए हैं, वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी पॉलिटिक्स क्या होगी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मरने के बाद किस लिए जाने जाएंगे, किस पॉलिटिक्स के लिए जाने जाएंगे और किस रिलीजन में। उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया, उन्होंने चूज़ किया अपनी पॉलिटिक्स। तो आप वो नहीं, मैं ये नहीं डिसाइड कर सकती कि मैं किस कास्ट में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स के किस तरफ खड़ी हूँ, किसके ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ, किसके समर्थन में बात कर रही हूँ। क्या मैं सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ या उसके समर्थन में खड़ी हूँ, मैं ये चुन सकती हूँ। और तो मुझे नहीं लगता, और क्या मैं ये कहूँ यहाँ बैठकर कि अगर मैं एक महिला हूँ, मैं ही महिलाओं के मुद्दों के बारे में बात कर सकती हूँ, तो मेरे सामने अगर कल उस पैनल में तमाम पुरुष खड़े थे तो उस लॉजिक से, उनकी लॉजिक से, मेरी लॉजिक से नहीं, उनकी लॉजिक से वो सब वहाँ पे रिजेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि औरतों की बात सिर्फ औरतें फिर कर सकती हैं। लेकिन ये लॉजिक नहीं है। जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं एक इतनी बड़ी पावर से, तो हमें पता है कि हम सब साथ मिलके ही उससे लड़ सकते हैं, अकेले की किसी की लड़ाई है नहीं है। तो यही कहूँगी कि आई कैन चूज़ माई पॉलिटिक्स, आई कांट चूज़ वेयर आई गॉट बर्थ। आपने कहा कि हम सब मिलकर ही इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, अगर क्योंकि जेएनयू तो वो कैंपस है जो जाना जाता है कि देश के मुद्दों पे भी बात करता है, छात्रों के मुद्दों पे भी बात करता है, गांव, गरीब, किसान के मुद्दों पे भी बात करता है। इंडिया गठबंधन बना जो एनडीए के खिलाफ में एक संगठन बना, तमाम संगठन लेफ्ट सेंटर सारे संगठन उसमें एकजुट हुए, आपके संगठन भी उसमें शामिल हुए, लेकिन यहाँ आप एनएसवी को अपने साथ नहीं ले पाए। एनएसवी अलग से यहाँ चुनाव लड़ रही है, क्यों यहाँ विचारधाराएं मैच नहीं खा रही हैं मुख्य धारा की राजनीति में, आप उनसे समझौता कर रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि वही, जब जो पॉलिटिक्स हम करते हैं वो सिचुएशन और कंडीशन में जो बेस्ट पॉसिबल अलायंस है, हम उसकी तरफ जाएंगे। और मैं दूसरे संगठन की पॉलिटिक्स पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जेएनयू कैंपस में हमें यही इस समय जो बेस्ट पॉसिबल अलायंस, जहाँ पर हम इसको आगे स्टूडेंट्स तक लेके जा सकें, स्टूडेंट्स को कन्विंस कर सकें, वो अलायंस हमने किया है। और क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स नीचे से डिसाइड होती है, स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं, कोई ऊपर से बैठ के नहीं बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग जो हैं बीच में स्टूडेंट्स के रहते हैं, स्टूडेंट्स ही डायरेक्ट करते हैं यहाँ की राजनीति। तो वही है कि वहाँ पे जो बाहर की बात या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट अलायंस वॉट एवर दैट बी टू डिफीट द फाशिस्ट फोर्सेस। अभी महज कुछ घंटे हैं और कुछ घंटे बाद ये जेएनयू के छात्र हैं वो तय कर लेंगे कि किस तरफ उनका झुकाव है, किस पे वो भरोसा करते हैं, किन के मुद्दों में वो दम है। आपको क्या लगता है क्या ये जो आपने इलेक्शन कैंपेनिंग किया उस दौरान, और जब अगर ये भरोसा आपके प्रति ज़्यादा हो और जब आपके हाथ में वो पावर आ जाए कि इन छात्रों की बात आप प्रमुखता से रख पाएँ, तो कौन से प्रमुख मुद्दे और वो पहला कौन सा काम होगा कि अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो कि मैं अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले ये काम कैंपस में करूँ? सबसे पहले तो अभी बनने से वही मैं कह रही थी कि अभी जो लाइब्रेरी में ये फोर्सफुल और डिसीटफुल इंस्टॉलेशन हुआ है, सबसे पहले तो हमें उसी के बारे में बात करना होगा कि ये उनका किस तरीके से मैल इंटेंट दिखाता है कि यूनियन जब पावर में नहीं है तब आप तुरंत जाके वो इंस्टॉल करते हो। तो पहले तो उसकी बात होगी कि आप किस अधिकार से, किस हक से आपने ये काम किया है। दूसरा वही
जो पुराने यूनियन की जो लड़ाई है उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। मूवमेंट जो होता है मूवमेंट एक लंबा रेजिस्टेंस होता है, एक दिन का नहीं होता। तो चाहे वो JNU का लड़ाई हो, ये लाइब्रेरी वाले मुद्दे में भी VC साहिबा ने कहा था कि वो एक कमेटी का गठन करेंगी, अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी कि कहाँ है वो कमेटी, और वो कमेटी का गठन हुआ है तो उसका रिपोर्ट कहाँ है कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहे हो। उसके बाद हमारी जो GS कैश की लड़ाई है, पिछले 1 साल हम ICC में थे, वो लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। जो भी हमने वहाँ से नोट्स लिए हैं, जो भी हमने वहाँ से हमें समझ में आया कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उसको इन्फोर्स किया जाएगा। और ऑफ कोर्स लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी, MCM के मुद्दे के बारे में, डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बारे में, जिसके वजह से जो PhD से ख़त्म किया जाता है तो जेंडर रेशियो जो है स्क्यू होता है कैंपस का, उसके वजह से भी पॉलिटिक्स और यहाँ के माहौल पे बहुत फ़र्क पड़ा है। मुद्दों की फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं वो एकदम हर जगह इस तरीके के मुद्दे क्रिएट करते हैं। बहुत सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। ऐसी एक्सेसिबल, हमारा कैंपस एक्सेसिबल भी नहीं है बहुत तरीके से। सेंसिटाइजेशन चाहे डिसेबिलिटी को लेकर, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर बहुत इंसेंसिटिव होता जा रहा है। जो पॉलिटिक्स अब जैसे कुछ हफ्ते पहले ही जो हमारे से पहले जो ये ऑफिस बियरर्स थे, इस वाले जो केयर टेकर यूनियन है, नीतीश, मनीषा मुंतहा, उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई, कास्टिस्ट, इस्लामोफोबिक बातें बोली गई। तो हमें फिर अब जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ और बेहतर इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, और वो डिस्कोर्स फिर वहाँ से जब स्टूडेंट्स से हमें अपील करना होगा कि आप आएँ और बोलें तेज़ आवाज़ में। अब ऐसा नहीं चलेगा कि हम चुपचाप इनको सहते रहें जब तक स्टूडेंट्स आके, क्योंकि उस दिन जब FIR करने गए थे तो वहाँ पे पुलिस उल्टे इन पे FIR करती है, इनको डिटेन करती है, तब सारे कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं सॉलिडारिटी में कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप पहले हमें मारते हो, हमारे ऑफिस बियरर्स को मारते हो, जब हम शिकायत लेके जाते हैं आप FIR नहीं करते हो, और जब FIR कराने के लिए हम मार्च करने जाते हैं आप फिर मार के डिटेन करते हो। तो कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाकर उन्होंने वहाँ पे वो बैठे और प्रेशराइज़ किया। तो वही जो स्टूडेंट्स हैं इस कैंपस के, अब उनको फिर वापस से जो है पॉलिटिक्स अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और हाँ, संगठन की पॉलिटिक्स ज़रूरी है और वो कॉमन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिक्स हम चाहते हैं, और हम ये जो नफ़रत की पॉलिटिक्स है और ये मार पीट की पॉलिटिक्स को हम रिजेक्ट करते हैं। और वो JNU के स्टूडेंट्स करते आए हैं, चाहे ये लोग कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लें। JNU में एक स्टूडेंट आता है या आती है तो वो उस JNU को सोच कर आती है कि मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, और अगर उनकी पढ़ाई पे आँच आएगी आपकी हिंसा की वजह से, आपकी नफ़रत की वजह से, तो वो आपको जवाब देंगे। बिल्कुल कॉमरेड, आपने इतना लंबा समय दिया और बखूबी हर तरीके से आपने जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो आपके विचारों को सुनते हैं, आप सफल हों तो निसंदेह जो मुद्दे आपने रखे, एजेंडे जो आप इनके बीच में रखें, उन पे काम करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ इंटरव्यू को। आपका एक तो गढ़ माना गया है, सब जानते हैं, लेकिन ये विचार इस कैंपस से बाहर नहीं जा पा रहे। देश में अगर देखें तो लेफ्ट विंग की जो राजनीति है वो सिकुड़ती जा रही है, तो उसको लेकर भी परिणाम चाहे जो भी हो, JNU के परिणाम चाहे जो भी हो, आपके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में आप क्या रणनीति बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि सिकुड़ता जा रहा है, या जहाँ पे भी लेफ़्ट का, चाहे आप बिहार में देखें तो वहाँ पे CPI-ML एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जाना चाहता है। वहाँ पे आज भी लोग जो सामंती लोग होते हैं, जो वहाँ पे फ्यूडल या ज़मींदार लोग होते हैं, वो डरते हैं CPI-ML के नाम से, उनकी पॉलिटिक्स से, और उस डरते हैं, नो डाउट डरते हैं। मुद्दों पे बात करने के लिए वो आते हैं, और किसान आंदोलन हो और तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हो उसमें भाग लेते हैं, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता जब तक आपके पास नहीं आएगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे ना, योजनाएं नहीं बना पाएंगे, नीतियाँ नहीं बना पाएंगे, आप तो सिर्फ खिलाफत कर पाएंगे उसकी।
खिलाफत की भी पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी और बहुत नहीं, विपक्ष की पॉलिटिक्स नो डाउट जरूरी हाँ, लेकिन हाँ उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हम क्योंकि कॉरपोरेट से फ़ंड नहीं लेते हैं, हमारा प्रोपेगेंडा बड़ी मीडिया नहीं चलाती है, तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा, हमारी पॉलिटिक्स थोड़ी मुश्किल है, नो डाउट। और क्योंकि हमें किसी को डिफेम करके या फिर हम ये नहीं कर सकते कि किसी का कैंडिडेट नॉमिनेशन फ़ाइल करने जाए तो उसको तुरंत जेल में डाल लो, ये सब नहीं कर सकते। हमारी पॉलिटिक्स लोगों द्वारा फंडेड होती है, उस फंडिंग की जवाबदेही होती है, और जितना जो लोग हैं जो हमारी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं उनके द्वारा हम उनके पुश से, उनके समर्थन से आगे बढ़ते हैं, और उसमें हमें नहीं लगता कि कोई तकलीफ़ की बात है। ठीक है, लंबा सफ़र है, नो डाउट, बट इस पॉलिटिक्स यही है, और जितना ही बल पड़ेगा उतना हम रेजिस्ट करेंगे इस फासिस्ट निज़ाम को। और कोई बात नहीं, हम जितने भी हम उतने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाहर जो है लेफ़्ट की पॉलिटिक्स या जो विचारधारा है वो उस तरीके से कमज़ोर है। हाँ, जो यहाँ जेएनयू से रिलेटेड जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लोग कि कम्युनिज़म क्या है और ये तमाम बातें, मुझे लगता है कि वो अब इतनी बड़ी मीडिया, अडानी और अंबानी द्वारा फंडेड मीडिया, अब लोगों के फ़ोन में दिन भर वो एक बात जो बोल रहे हैं, उस ऑफ कोर्स 2014 के बाद बहुत असर पड़ा है, लोगों की सोच में एकदम 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे वो इस्लामोफोबिया को लेकर हो, चाहे अब जातिवाद को लेकर हो, या फिर बढ़ती हुई मिसोजिनी, या ओपनली प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि टांगे तोड़ दो लड़कियों की अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करें। तो ये सारी चीज़ें जब एकदम ब्लेयरिंग तरीके से न्यूज़पेपर में और हर जगह डाला जाएगा, तो ये सवाल फिर हम सस्टेन कर रहे हैं, मजबूती से हम लड़ रहे हैं, और हम आगे भी लड़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लड़ते रहें, और जब लड़कर जीतें तो हम एक बार फिर बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपसे मिलें और वो तमाम बातें करें जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थी अदिति, जो मजबूती से दावेदारी पेश कर रही हैं लेफ़्ट विंग की तरफ से, और अब जो परिणाम जो होगा, महज कुछ घंटों बाद परिणाम भी आ जाएगा, कल वोटिंग होनी है, उसके बाद परिणाम आएंगे। परिणाम जो भी हो, हम कोशिश करेंगे जीतने वाले उम्मीदवार से एक बार फिर आपसे की बातचीत करवाएं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। चाय के साथ ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।